हेलो बच्चों, मैं अवनीश कुमार आप सभी का फिर से इस रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 9th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्या हम जानते हैं कि व्हाट इज लाइफ, यानी जीवन क्या है, जीवन हमारा कैसे चल रहा है, किस कारण हम जीवित हैं। तो कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनके कारण हमारा जो ये पूरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हम लोग मल्टीसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तो उनकी लाइफ कैसे रन कर रही है वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे हमारी जो लाइफ है वो इस अर्थ पे रन कर रही है, यानी चल रही है। तो इससे पहले हम कुछ सेल्स के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम जो सेल्स डिस्कवर की गई थी रॉबर्ट हुक द्वारा डिस्कवर की गई थी, और वो नॉन लिविंग थी, डेड सेल्स थी। और वो डिस्कवरी कैसे हुई थी कि उन्होंने एक कार की स्लाइस को कट किया और उसे अपने द्वारा बना डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने उसे देखा और उन्हें कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। तो उन कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल कह दिया। तो सेल की डिस्कवरी ऐसे हुई थी। तो वो तो डेड सेल थी। उसके बाद लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल जो देखा था उन्होंने एंटनी वान लीवेनहॉक ने देखा था, जो पॉन्ड वाटर में देखा था उन्होंने। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री हम देख लेते हैं, सेल से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो क्लास 9th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल है, द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? तो हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं भाई? पहली बात तो स्ट्रक्चरल, जैसे एक मकान होता है वो एक एक ईंटें से मिलकर बना होता है, तो वो उसकी यूनिट है, यानी उसकी जो मकान होती है उसको एक यूनिट अगर कहें तो उसकी जो ईंट होती है उसकी एक यूनिट होती है। तो हमारी जो सेल है, हमारी जो बॉडी बनी है, जिस भी कोशिका से, जिस भी चीज से मिलकर बनी है वो हमारी यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं क्योंकि हमारी जो स्ट्रक्चर यानी संरचना है, वो हमारा जो स्ट्रक्चर हमारा बना है उसी एक सेल से पूरी बॉडी हमारी बनी हुई है मिलके। तो स्ट्रक्चरल, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल कहते हैं। फंक्शनल क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इन्हीं सेल्स के एक्टिविटीज, जो भी इसमें रासायनिक क्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो भी कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म होती है, उन्हीं का परिणाम है कि हम जीवित हैं, या फिर जो हम वर्क करते हैं हम उन्हीं के कारण ही वर्क करते हैं। जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमारी सेल्स जो होती है उसमें जो एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसकी वजह से ही हमें एनर्जी मिलती है और हम अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसलिए हमारी जो सेल होती है इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। देन है इसकी डिस्कवरी तो हमने बता दिया है कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था डेड सेल थी जो कॉर्क थी, रिजेंबल विद द कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। तो इसे उन्होंने क्या कहा था भाई? सेल कह दिया था। तो ये 1665 में इसकी डिस्कवरी किए थे, और इसकी जो व्याख्या किया था, उनको डिस्क्रिप्शन जो दिया था वो माइक्रोग्राफिया नामक एक बुक थी उनकी। तो उसमें इसकी उन्होंने प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन किया था। तो द वर्ड सेल केम फ्रॉम, जो सेल जो वर्ड है यानी जो शब्द है वो सेल लैटिन वर्ड से आया है। इसका नाम सेलुला, इसका मीन्स जो होता है वो सेलुला होता है। इसकी मीनिंग होता है स्मॉल रूम, यानी छोटा रूम, छोटा कमरा। फिर प्लांट सेल भाई, फर्स्ट प्लांट सेल, जो पहली बार सेल की डिस्कवरी हुई थी वो प्लांट सेल थी। ठीक है, फर्स्ट प्लांट सेल डिस्कवर्ड। ठीक है, फिर मैंने बताया एंटनी वान लीवेनहॉक ने ही फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व क्या किया था? लिविंग सेल। उन्होंने ही पहली बार लिविंग कोशिका ऑब्जर्व की थी। ठीक है, कहां ये ऑब्जर्व किया था? पॉन्ड वाटर में ऑब्जर्व किए थे।
ठीक है भाई। रॉबर्ट ब्राउन, तो और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, वो भी 1831 में, यानी 1831 में। तो न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हो गई। अब जो हमारा जो सेल होता है उसमें एक जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो मैट्रिक्स होता है, उसे प्रोटोप्लाज्म जो टर्म दिए थे उन्होंने, पुरकिंजे जो थे वो, ये पुरकिंजे साहब ने ये प्रोटोप्लाज्म का टर्म दिया था, और डिस्कवरी जो प्रोटोप्लाज्म की करी थी उन्होंने डुजाराडिन ने किया था। ठीक है भाई। देन हक्सले ने क्या कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। हक्सले ने कहा कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ होता है, यानी इसी प्रोटोप्लाज्म में जो भी कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, जो भी और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसी प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इसलिए इसको द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। फिर उसके बाद सेल थियरी आई। तो सेल थियरी दो लोगों ने मिलकर दिया था पहले, स्लाइडे एंड स्वान ने 1838 में। ठीक है। तो देन उसको एक्सपेंडेड बाय रुडोल्फ विर्चो, और जो सेल थियरी इन्होंने दिया था वो एक्सपेंड मतलब उसमें थोड़ा सा एक्सटेंडेड कर दिया गया कि जो सेल होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही मिलकर बनी होती है, यानी पहले से ही प्रेजेंट हुई सेलों से ही नई सेल बनती है, यानी सेलुला ई सेलुली। ठीक है। तो वो विर्चू ने दिया था। ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं और उसमें डिफरेंस क्या होता है। प्लीज नोट डाउन। तो हमने देखा कि एक जो सेल होती है वो क्या होती है, वो हमारे लाइफ की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। देन अब हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ की प्रोसेसेस सिंगल सेल में ही परफॉर्म करते हैं पूरी लाइफ, और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बने डिफरेंट टाइप्स के मेनी सेल से मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बने होते हैं, और उनकी जो लाइफ की एक्टिविटी परफॉर्म कर होती है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के एक कंबाइंड एक्टिविटीज के कारण ही परफॉर्म होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स are made up of only सिंगल सेल, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से मिलकर ही बने होते हैं। दे परफॉर्म all the life activity within single cell, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं सिर्फ, और वो जो अपनी लाइफ की जो भी एक्टिविटी होती है वो ऑल एक्टिविटीज विद इन सिंगल सेल, वो अपनी सारी जो लाइफ की एक्टिविटी होती है वो सिंगल सेल में ही परफॉर्म करते हैं। लाइक फूड इंटेक, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो ये कुछ लाइफ की प्रोसेसेस होती हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म की जाती है, और वो सिर्फ सिंगल सेल में ही होती है।
अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, multicellular organisms are made up of many different types of cell, many different types of cell. मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर बने होते हैं और उनको क्या कहते हैं, नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दीज ऑर्गेनिजम्स आर called multicellular organisms. ठीक है भाई, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. these organisms are called multicellular organisms. They perform all their life activities with the help of different types of cell. They perform their life activities with the help of different types of cell. ठीक है भाई, तो ये जो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज होती है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के कारण ही परफॉर्म कर पाते हैं. और इनकी जो लाइफ की प्रोसेसेस होती है जैसे फूड इनटेक करना, रेस्पिरेशन और और एक्सक्रीशन, ये डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे अंदर बॉडी के अंदर वो सारे परफॉर्म करते हैं. हमने पढ़ा होगा कि सेल, मेनी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं. मेनी टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और मेनी ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ऑर्गन सिस्टम. मेनी सेम टाइप्स ऑफ सेल, जो सेम तरह की सेल्स जो होती हैं वो टिश्यू बनाती हैं, सेम तरह की टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो अब ये जो सेल्स होती है, इंडिविजुअल सेल्स होती हैं, इनके में जो मेटाबॉलिज्म होता है यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उसी के फलस्वरूप हमारी जो लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं वो सारी चलती रहती है. तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस था. इसमें एग्जांपल देख लीजिए. फंजाई एक्सेप्ट क्या है, ईस्ट. ईस्ट जो होता है वो एक्सेप्शन है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का. फंजाई जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन बट ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है. प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है. तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. इसको नोट डाउन कर लीजिए. फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे. सेल की साइज, यानी सेल साइज भी देखेंगे. ठीक है. तो सेल की साइज के आधार पर
के कौन कौन से प्रकार की सेल होती हैं, उसके शेप के आधार पे कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उसको हम नेक्स्ट में अभी देखेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया। अब हम चलते हैं साइज देखते हैं, सेल की साइज, डिफरेंट टाइप्स की जो सेल होती है उनकी साइज, सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट सेल, पहले तो ये देखते हैं साइज, साइज ऑफ द सेल, साइज ऑफ द सेल, इसमें सबसे लार्जेस्ट पहले देखते हैं, लार्जेस्ट सेल। एनिमल के केस में फिर प्लांट के केस में देखते हैं। तो एनिमल के केस में बताइए क्या है और प्लांट के केस में क्या है। तो एनिमल के केस में हम सभी जानते हैं जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। और प्लांट के केस में एसिटिबुलेरिया, एसिटिबुलेरिया जो होता है वो प्लांट के केस में सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है। ठीक है, एसिटिबुलेरिया। फिर लार्जेस्ट हमने देख लिया, अब लॉन्गेस्ट देखते हैं। लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल एनिमल के केस में देखते हैं, फिर प्लांट के केस में देखते हैं। तो एनिमल के केस में जो होता है वो नर्व फाइबर होता है या नर्व, फिर हेम्प फाइबर, हेम्प फाइबर, हेम्प फाइबर जो होता है वो प्लांट के केस में सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, और जो एनिमल के केस में होता है वो नर्व फाइबर होता है। ठीक है, या नर्व फाइबर या नर्व सेल भी कह सकते हैं इसको। अब सबसे स्मॉलेस्ट देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट वन, पीपीएलओ का नाम सुना होगा आपने, पीपीएलओ, पीपीएलओ, प्लूरो, प्लूरो, निमोनिया, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा का नाम सुना होगा ना, तो वही सबसे छोटा जो होता है वो ऑर्गेनिज्म वही होता है, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया हमारा साइज के आधार पर सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट वन, पीपीएलओ। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं, साइज हो गया, अब शेप के आधार पर क्या क्या है। माइकोप्लाज्मा का नाम लिख दें, माइकोप्लाज्मा एग्जाम्पल, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं, साइज के बाद शेप देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स के शेप जैसे होते हैं, डिस्क्वाइडल होता है, स्पिंडल शेप जो हमारी मसल्स होती है स्पिंडल शेप होता है, ब्रांच्ड, और जो फाइबर जो ब्रांच होती है वो जो हमारी नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रांच्ड होता है, और जो डिस्क्वाइडल होता है जो हमारी ओवल शेप होता है वो जो हमारी जो
आरबीसी होती हैं वो डिस्क्वाइडल या ओवल शेप होती हैं, और जो हमारी नर्वस सिस्टम है वो हमने बता दिया है ब्रांच्ड होती हैं, और मसल्स जो होती हैं वो स्पिंडल शेप होती हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर शेप भी आपको बता देते हैं। तो बच्चों हमने पहले क्या था साइज देखा था, अब शेप देखेंगे, शेप ऑफ द सेल। तो जो स्पिंडल शेप होता है वो मसल्स होती हैं, जो हमारी मसल सेल होती है वो स्पिंडल शेप होती है। ब्रांच्ड एंड इलांगेटेड जो वो नर्व सेल होती है, जो हमारी नर्व सेल होती है कुछ ऐसी होती हैं। ये बीच में न्यूक्लियस होता है, ये होते हैं नेसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, नेसल्स ग्रैन्यूल्स होते हैं, और ये जो देखिए ब्रांच्ड होती हैं, ये ऐसे ऐसे ब्रांच्ड होती हैं, और इलांगेटेड है, ये इलांगेटेड है, और ये देखिए ब्रांच्ड है। तो ये हमारी नर्व सेल होती हैं, इसके ऊपर ऐसे माइलिनेटेड शीथ होती है। तो ये हमारी जो नर्व सेल होती है वो कुछ ऐसे होती है। तो ये इलांगेटेड है और ये ब्रांचेज है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, तो ये हमारी एक नर्व सेल होती है। जो मसल सेल होती है, जैसे ऐसे मसल सेल होती है, ये हमारी मसल सेल होती है स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप मसल सेल थी, ये नर्व सेल है, नर्व सेल है, ये मसल सेल है, मसल्स है। आरबीसी, आरबीसी हमारी कुछ ओवल होती है, ओवल शेप, ये हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी होती है ये। स्लीपर शेप पैरामीशियम, पैरामीशियम कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये होगा था हमारा पैरामीशियम, और इसपे ये छोटे छोटे सिलिया होते हैं, ये हमारा पैरामीशियम होता है, कुछ स्लीपर चप्पल के आकार का। ये सिलिया हो गया। ये दो तरह के वैक्यूल होते हैं, ठीक है, ये वैक्यूल होते हैं कुछ, और इसमें ये प्रोटोप्लाज्म ऐसे भरा होता है। तो देखिए ये पैरामीशियम है, पैरा। तो देखिए स्लीपर के आकार का है, ये इलांगेटेड और ब्रांच्ड है, ओवल है, स्पिंडल शेप है, स्फेरिकल। आपने अंडा देखा ही होगा, ये एग है, ये योक है बीच का, तो ये एग है। तो आरबीसी, आरबीसी है, मसल्स है, नर्व सेल है, पैरामीशियम है, एग है। तो डिफरेंट शेप की ये सेल्स कुछ होती हैं, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और ये चैप्टर जो सेल है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे ध्यानपूर्वक कृपया पढ़ें, और जो भी डाउट्स हो वो हम आपको ऑनलाइन ही सॉल्व करेंगे। और कोई अगर डाउट ऐसे होता है जैसे वीडियो आप देख रहे हैं और कोई डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, तो हम उसको डाउट को क्लियर कर देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूरा पढ़ें, ठीक है। एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो बीच में समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो देख लिया हमने, अब डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक।
difference between prokaryotic and eukaryotic cell. तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो यानी दो तरह की सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में प्रो मींस होता है, एक तरफ लिख देंगे प्रोकैरियोटिक, दूसरी तरफ लिख देंगे यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो प्रो फर्स्ट तो यही है, प्रो मींस होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रो मींस होता है प्रिमिटिव, कैरियन मींस होता है न्यूक्लियस। ठीक है भाई। यू ऐसे बीच में लाइन खींचते हैं, टेढ़ी मेढ़ी है इसको तो भाई। यू, यू मीन्स होता है ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस। तो those cells which have primitive nucleus is known as prokaryotic. Those cells which have true nucleus is known as eukaryotic. तो न्यूक्लियस के आधार पर हम इसको बांटते हैं, तो यानी कि प्रेजेंट प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसमें क्या होगा भाई, प्रेजेंट ट्रू न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। और क्या होता है भाई, इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70s राइबोसोम। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें 80s राइबोसोम। तो 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम। जो यस होता है वो क्या होता है, जो एस होता है वो सेडिमेंटेशन यूनिट होती है, इसकी राइबोसोम की सेडिमेंटेशन यूनिट होती है, तो इसको सेडिमेंटेशन यूनिट कहते हैं। यूनिट, इसको भी सेडिमेंटेशन यूनिट कहते हैं। यूनिट, ठीक है। तो ये तो हो गया न्यूक्लियस के आधार पर और राइबोसोम के आधार पर। रेस्पायरेशन, यानी कि जो रेस्पायरेशन इनमें होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म रेस्पायरेशन। और जो
यूकैरियोटिक होते हैं, उसमें रेस्पायरेशन करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, राइबोसोम और क्या है सॉरी रेस्पायरेशन जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फोटोसिंथेसिस, अब इसमें देखिए फोटोसिंथेसिस भाई, ये जो प्रिमिटिव जो होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, कीमो सिंथेटिक होते हैं, यानी कि ये रासायनिक जो भी केमिकल होते हैं उनके द्वारा अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। ठीक है भाई। तो यानी इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, वो एब्सेंट होता है और इनमें प्रेजेंट होता है। और इसमें जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं, इसमें 9+0 9+2 का अरेंजमेंट होता है। इसमें जो सीलिया होता है या फ्लैजिला होता है 9+2 अरेंजमेंट इन सीलिया और फ्लैजिला। इसमें 9+0 अरेंजमेंट पाया जाता है इन सीलिया। सीलिया और फ्लैजिला। तो ये हमने देख लिया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको कृपया नोट डाउन कर ले। और आपसे फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा, कृपया सीरियल वाइज एक एक करके वीडियो देखें, तो इसमें सब कुछ समझ में आएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।